स्थापित करते हुए आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से अब ऑनलाइन नियुक्ति पत्र वितरण लिंक के शुभारंभ तथा जो यहाँ पे सभागार में उपस्थित नवनियुक्त पहले उन लोगों को देना है या पहले इसको ऑन कर? पहले ऑन करना है। माननीय मंत्री जी को मैं ये अवगत कराना चाहती हूँ कि इस वेबसाइट पे सर हम लोग ने एक डाउनलोड लिंक दी है। उस डाउनलोड लिंक को दबा करके कोई भी व्यक्तिगत अभ्यर्थी अपना नियुक्ति पत्र डाउनलोड कर सकता है। अब उसको कहीं जाना नहीं पड़ेगा नियुक्ति पत्र के लिए। केवल इस कार्यक्रम के लिए कुछ NIC से हम लोग ने अनुरोध करके कुछ पहले से रखे थे डाउनलोड करके, वो अब कर कमलों से वितरण करने का अनुरोध है। सर्वप्रथम सुश्री ज्योति शर्मा, इधर आ जाओ। कहाँ से हैं आप? बाराबंकी से। किस विषय से? सर इंग्लिश से। बहुत सुंदर। कहाँ विद्यालय आपको मिला? अभी तो डिस्ट्रिक्ट पता है, अभी पहली बार इनको मिलना है। अभी पता ही चला। इनको अब अभी तक किसी को नहीं मालूम। जाएंगे ना वहाँ पे? यस सर। हाँ, ये सही लिखा है। राजकीय हाई स्कूल दानापुर श्यामपुर बाराबंकी में मिला। पढ़ाई मेहनत से हैं यस सर। और बधाई। रहने वाली कहाँ की? बाराबंकी दरिया हम लोग ने प्रथम विकल्प जो है मेरिट से, यही सब खूबसूरती है इसका कि सबको अपने विकल्प चुनने का मौका है। आइए। सुश्री क्या नाम कीर्ति आपका? वर्मा जी। कहाँ घर है? लखनऊ से। लखनऊ। आपको मिला है जालौन में। जालौन जानती है कहाँ है? जी सर। गई हैं वहाँ कभी? नहीं सर, गए नहीं है। अब चले जाएंगे ना? जी सर। पढ़ाएंगे कि घर में रहेंगे रोज? नहीं सर, मेहनत से पढ़ाएंगे। मेहनत से पढ़ाएंगे। बहुत सुंदर, बधाई। बहुत सुंदर। देखिए ये तो नवरात्रि तो आप ही लोगों के लिए। तीसरे अभ्यर्थी हैं मोहम्मद अखलाक। ये दिव्यांगजन है सर, इनको पैर की तकलीफ है। हाँ, तो अपने डॉक्टर साहब के फेवरेट हुए हैं। क्या नाम आपका? सर मोहम्मद अखलाक। क्या विषय है आपका? इंग्लिश। इंग्लिश में। बहुत सुंदर। पढ़ाएंगे कायदे से ना? जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत कहाँ सुंदर। रहने वाले हैं? सर बाराबंकी। बाराबंकी, और बाराबंकी में ही आपको मिल गया है। मेहनत इनको से रोज वरीयता गए हैं। दीजिए सर हम लोग। बहुत सुंदर, बधाई। दिव्यांगजन। चौथे हैं सर श्री संदीप कुमार सिंह। आओ जी। कहाँ घर है आपका? सर इलाहाबाद। इलाहाबाद। और प्रयागराज हो जी गया? प्रयाग। प्रयागराज के रहने वाले। जी सर। अच्छा, आपको बाराबंकी आपको ही मिला है? जी सर, ये प्रथम वरीयता मांगा। ठीक है, बहुत सुंदर। क्या बाराबंकी आपने मांगा था? जी, क्योंकि सर इलाहाबाद और प्रयागराज था। ठीक है, चलिए बधाई। बहुत सुंदर, बधाई। सर पांचवे हमारे साथ उपस्थित हैं सुश्री सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी सर, अयोध्या से। अयोध्या से। जी सर। बहुत सुंदर। क्या विषय है आपका? सर गृह विज्ञान। गृह विज्ञान से। जी सर। बहुत सुंदर। तो आपको जो है श्रावस्ती मिला है जिला? जी सर। अयोध्या से श्रावस्ती गई हैं कभी? सर अभी तो नहीं गए हैं, मौका मिल रहा है। अब जाएंगे ना? जी सर। मेहनत से पढ़ाइए वहाँ पे, ठीक है? जी सर। बहुत सुंदर, बधाई। धन्यवाद। सर इसी तरह सभी जनपदों में माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण के कर कमलों से आज थोड़े संकेतात्मक रूप से कुछ नवचयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपसे अब अनुरोध है कि इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाते हुए आपके आशीर्वचन के लिए हम लोग सब संवाद करें। कुछ से संवाद है कि नहीं है? सर हम लोग ने संवाद रखा है 5 जनपदों में सर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी और मेरठ में कुछ शिक्षकगण से हम लोग ने संवाद रखा है। सर्वप्रथम सबसे पहले मेरठ को कनेक्ट करते हुए सर। मेरठ।
नमस्कार सर, मैं डीएम मेरठ हूँ। मेरे साथ में सर जगमोहन सिंह जी हैं, जिनका अभी नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, मेरे साथ बैठे हैं सर, वो बात करेंगे। हाँ, जब मेरठ में देखिए जगमोहन सिंह को जो है आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है, सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी भी वहाँ बैठ रहे हैं। देखिए आपको एक बार नियुक्ति पत्र मिल रहा है, ये मुझे लगता है अगर आप मेहनत से काम करेंगे जीवन भर के लिए, सांसद जी को 5 साल के लिए मिल पाता है, लेकिन 5 साल का नियुक्ति पत्र जो उनको आप लोगों ने दिया है, जनता ने दिया है, उसमें आज आपको दे रहे हैं और आपको जीवन भर के लिए मिल रहा है। ये सर मुझे तो विकलांगता से दिव्यांग बना दिया सर, आपके आशीर्वाद से। दिव्यांग जन हैं आप, मेहनत करके आपने देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा आयोजित हुई थी LT ग्रेड की, उसमें आपने स्थान प्राप्त किया है और आपका विषय भी अंग्रेजी है और मेरठ में आपको मिला है। आप रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाला परीक्षितगढ़ सर, मेरठ के पास ही। मेरठ कहाँ? परीक्षितगढ़ वहीं मेरठ में तो है। हाँ जी सर। तो परीक्षितगढ़ का नाम आप कैसे पढ़ा, मालूम है आपको? हाँ जी सर, हिस्टोरिकल प्लेस है सर। हाँ राजा परीक्षित। हाँ, कौन थे राजा परीक्षित? राजा परीक्षित जो थे सर महाभारत काल से हाँ। रिलेटेड थे, तो अंतिम जो है जन्मेजय के पिताजी थे सर। देखिए कितना प्राचीन नाम है, 5000 साल का एक इतिहास है परीक्षितगढ़ का। जी जी जी। ठीक है, 5000 वर्षों के इतिहास को सजोए हुए हैं आप, हाँ जी। और उस इतनी दीर्घकालीन परंपरा के आप सब वारिस हैं, इसलिए मेरठ में रह करके अब आपको वहां पर बच्चों को पढ़ाने का एक अवसर प्राप्त होगा। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सभी परिजनों को भी, परिवार के सभी सदस्यों को भी मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। देखिए माँ की कृपा तो आप ही लोगों पे हो रही है कि सीधे सीधे नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, हाँ जी। है ना। चलिए बहुत सुंदर, बधाई आपको। जी जी। अब मैं अनुरोध करूंगी कि वाराणसी को कनेक्ट कर दें। नमस्कार सर, मैं कौशल राज वाराणसी से बोल रहा हूँ सर। मनीषा कपड़ियाल की हैं सर, जिनको आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है सर, यहाँ बैठिए सर। मैं अनुरोध करता हूँ, आप प्रार्थना करेंगे। नमो नमः सर। हाँ मनीषा जी, आप किससे आपका नमो नमः संस्कृत में आपको मिला है, साहित्य अध्यापक संस्कृत के लिए आपका चयन हुआ है, तो आपको वाराणसी में ही आपको अवसर मिलेगा वहां पढ़ाने का। चलिए धन्यवाद आपको। लेकिन आप थपलियाल हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? वाराणसी से बिलोंग करते हैं आप, बहुत सुंदर। चलिए बहुत सुंदर, आपको आपके सभी परिवारजनों को हृदय से बधाई। और काशी में रह करके आपको सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये मुझे लगता है कि नवरात्रि के अवसर पर प्रदेश सरकार के द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो अभियान प्रारंभ किया गया है, उस अभियान में आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आपको और आपके पूरे परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूँ। अब मैं अनुरोध करूंगी कि गोरखपुर को कनेक्ट कर दें। मैं जिलाधिकारी गोरखपुर बोल रहा हूँ सर। यहाँ माननीय जनरल सांसद जी, विधायक जी बैठे हुए सर। निकिता परवीन जी है सर, इन्हीं के नियुक्ति पत्र, निकट परवीन जी, इन्हीं का सर आज जारी होगा सर। आपसे वार्ता भी करने का। निकट परवीन है, निखत परवीन। निखत जी क्या करती हैं आप बैठ जाए, आराम से बैठ के बोलिए, बैठ के बोलिए, आप बैठ के बोलिए। बहुत सुंदर, आज आप सहायक अध्यापक बन रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आप अपने समाज के अन्य महिलाओं को भी, बालिकाओं को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे ना आप? बिल्कुल सर, और खास करके उन गर्ल्स को जो दिव्यांग हैं। बहुत सुंदर। मैं दिव्यांग गर्ल को बहुत प्रेरित करूंगी कि वो आगे अपनी पूरी शिक्षा पूरी करें। चलिए बहुत सुंदर, आपको बधाई। आपको देखिए सहायक अध्यापक अंग्रेजी के रूप में आपको आज आपका चयन होने के साथ ही आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। नियुक्ति पत्र प्राप्त प्रदान करने के लिए देखिए मुंबई से रवि किशन जी स्वयं आए हैं वहाँ पे।
देखिए इनको वैसे समय मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन देखिए नियुक्ति पत्र देने के लिए इनको समय मिला, नहीं तो ये हर एक कार्य के लिए शूटिंग के लिए जाते हैं तो पैसा लेते हैं। अरे प्रभु राम, आप यहीं बसे हुए हैं। अच्छा, आपके परिवार के सभी सदस्यों को देखिए, शासन में जब शासन का एजेंडा विकास होता है तो वहां पे व्यक्ति की योग्यता को ध्यान में रख कर के ही शासन की चयन की प्रक्रिया बढ़ती है। आप जैसे योग्य लोग इसलिए चयन हो रहे हैं क्योंकि शासन की नियत में कोई खोट नहीं था और शासन ने तय किया था कि ईमानदारी पूर्वक प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके हमें योग्य शिक्षक देने हैं। लोक सेवा आयोग ने आपकी परीक्षा ली, परीक्षा के बाद चयन की एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई और पारदर्शी प्रक्रिया में हमारे यहाँ के अधिकारियों को किसी को नहीं मालूम कि किसका कहाँ के लिए चयन होना है। उस प्रक्रिया के तहत आप लोगों का चयन हो रहा है, इसलिए ये बड़ी उपलब्धि आपकी है। मैं आपको और आपके परिवार के लोगों को और ये सभी जितने हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, जिन लोगों की मेहनत से पारदर्शी प्रक्रिया लागू हुई है, इन सबको भी मैं बधाई देता हूं और आपको और आपके परिवार के लोगों को भी। एक और है सर, गोरखपुर में एक और अध्यापक हैं। गोरखपुर से हैं एक और हेम प्रभा ओझा। हेम प्रभा जी, हेम प्रभा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर कहाँ से? बढ़लगंज से। आपको देखिए, आपको सहायक अध्यापक गृह विज्ञान के रूप में आपका चयन हुआ है। तो गृह विज्ञान में आप जो है भोजन बनाना घर के अंदर ही जानती हैं या बच्चों को सिखाती भी हैं भोजन बनाना? जी सर, भोजन बनाने के अलावा और भी बहुत कुछ है, जैसे मतलब परिवार की देखरेख, हाँ। और भी स्वास्थ्य संबंधी चीजें हैं, पोषण है, बहुत सारी चीजें। देखिए, आप लोगों ने इस कोरोना कालखंड में देखा होगा कि कितना महत्वपूर्ण विषय आपका है गृह विज्ञान का। देखिए, पूरी जीवन पद्धति आपके इस विषय के अंदर ही समाहित हुआ है और अगर आप लोग बच्चों को इसके प्रति जागरूक कर सकें, यानी जो बच्चे आपके विषय को पढ़ेंगे उनको तो, लेकिन साथ साथ सामान्य रूप से विद्यालय में प्रार्थना सभा जो स्थल होता है वहाँ पर, जब विद्यालय की मॉर्निंग असेंबली होती है वहाँ पर, या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उस समय आप लोगों को अपना एक कार्यक्रम स्पेशल बनाना चाहिए। खासतौर पर गृह विज्ञान का एक स्पेशल कार्यक्रम वहाँ पे बनाना चाहिए, बताना चाहिए कि अलग अलग उस टॉपिक को जो हर एक व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए उपयोगी है, वे सभी आपके गृह विज्ञान विभाग, गृह विज्ञान के अंदर आते हैं। और इन चीज़ों को अगर आप लोग कर लेंगे तो मुझे लगता है बहुत बड़ा कार्य कर लेंगे आप लोग। लेकिन पहले तो मैं चाहूँगा कि आप लोग नियमित रूप से विद्यालय जाकर के वहाँ पे पठन पाठन का एक माहौल बनाने की तैयारी करवाइए और विद्यालय से शुरुआत अगर हो जाएगी तो फिर समाज अपने आप आगे बढ़ेगा। आपको भी और आपके परिवार के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग मिलकर के प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के स्तर को, उसमें गुणात्मक सुधार करने में सब लोग अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत बधाई। अब मैं अनुरोध करूंगी कि प्रयागराज जनपद को जोड़ें। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। मैं जिलाधिकारी प्रयागराज बोल रहा हूँ। सर, हमारे बीच माननीय सांसद जी एवं माननीय विधायक उपस्थित हैं। यहाँ श्रीमती स्मिता जैसालिया आपसे वार्ता करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते स्मिता जी, कैसे हैं आप? सर अच्छे हैं। आप प्रयागराज की रहने वाली हैं? जी सर, हम प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। और प्रयागराज में ही आपका जो है ये जो है सहायक अध्यापक के रूप में आपको आज नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। जी सर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी बात देते हैं सर। मुझे
बहुत अच्छा लगा है सर कि बड़े ही निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से ये पूरी प्रक्रिया चयन की पूरी हुई है और इसमें किसी भी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। इसीलिए मुझे लगता है कि मेरिट के हिसाब से जो ये पूरी प्रक्रिया हुई है और मेरा चयन इसीलिए हो पाया है क्योंकि ये पूरी पारदर्शी रही है। इसके लिए सर हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। अब तो लोक सेवा आयोग का आपने देखा होगा पूरा परिवर्तन हो गया ना, अब तो कोई वहां शिकायत नहीं कर सकता है। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि सबको मालूम है कि वहां पर जो भी गड़बड़ी करेगा तो उसके बाद वहां से उसका रास्ता दूसरा केवल जेल में जाता है। जी सर, यहाँ बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं जो कि समाज के लिए और शिक्षा के लिए, हर क्षेत्र के लिए सर बहुत अच्छे हैं। अब सरकार इतना कार्य कर रही है, हमारे विधायक और सांसदगण इतना मेहनत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो आप लोग भी मेहनत करके स्कूल में जाके पढ़ाएंगे ना? जी सर, बिल्कुल पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, ऐसा कि उनके समझ में आए और केवल रटे नहीं बल्कि उनको चीजें और उनके मूल्यों को अर्थ समझे। विषय की समझ बच्चे के अंदर पैदा करने का प्रयास होना चाहिए। जी सर, बहुत सुंदर, बधाई आपको, आपके परिवार के सभी सदस्यों को हमारी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। प्रयागराज में एक और है, प्रयागराज में है श्री मनीष कुमार मिश्रा। मनीष कुमार। मनीष जी प्रणाम सर। नमस्ते। प्रणाम सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? सर बढ़िया है सर। तो आपने कब परीक्षा दी थी? सर वर्ष 2018 परीक्षा दी थी सर, लोक सेवा आयोग के माध्यम से। बहुत सुंदर, आज आपका सिलेक्शन हो रहा है, जी सर। नियुक्ति पत्र मिलेगा। जी सर। तो आपको जो विद्यालय मिलेगा उस विद्यालय में जाकर के नियमित रूप से आप पढ़ाने का कार्य करेंगे ना? जी सर, निश्चित रूप से अपना पूर्ण 100% देने का प्रयास करूंगा सर। देखिए आप तो बायोलॉजी के शिक्षक नियुक्त हुए हैं जी सर। और आपके सामने काफ़ी आगे संभावनाएं भी होंगी। आप मेहनत करेंगे तो आपके प्रमोशन की संभावनाएं रहेंगी, आपको अच्छे स्तर पर आगे बढ़ने का बेहतर प्रयास होगा। इसलिए जब एक शिक्षक के रूप में आप लोगों ने अपने कार्य क्षेत्र को शिक्षा के रूप में चयन किया है तो मुझे लगता है बहुत पवित्र कार्य है। इस पवित्र कार्य में पूरी तन्मयता के साथ अगर आप कार्य करेंगे तो पूरा जीवन आपका भी, आपके परिवार का भी यशस्वी रूप से व्यतीत होगा। और मुझे लगता है कि आपके लिए तो ये आज गौरवशाली क्षण है कि शारदीय नवरात्रि में आप सभी लोगों को ये नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं। तो मेहनत करेंगे ना? जी सर, निश्चित रूप से सर, आपके आशीर्वाद से। बधाई आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अनुरोध है कि झांसी जनपद को जोड़ दें। नमस्कार सर, मैं वापसी जिला कलेक्टर झांसी बात कर रहा हूँ सर। यहाँ सर हमारे माननीय विधायक एमपी सर उपस्थित है सर। सर आज श्रीमती ज्योति गौर सर आपसे वार्ता करेंगी सर। श्रीमती ज्योति गौर सर यहाँ की पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडर्न इंटर कॉलेज से सर पढ़ाई कर चुकी थी सर। यही मूलवासी और सर यहीं पे उनकी तैनाती भी हो गई सर। ज्योति जी नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ सर। आज आपका चयन सहायक अध्यापक के रूप में हुआ है झांसी में, जी सर। कैसे लग रहा आपको? सर बहुत खुशी हो रही है, बहुत दिनों से वेट कर रहे थे इसी दिन का सर। परिवार के लोग सब खुश हैं? बहुत ज्यादा सर, कह नहीं सकते। ठीक है, बहुत सुंदर, आपको बहुत बहुत बधाई। अब मेहनत से अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए बच्चों के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए आपको अपना योगदान देना होगा। जी सर, बिल्कुल देंगे, 100% देंगे सर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई। जो उत्साह आप लोगों ने दिखाया है, मुझे लगता है कि सरकार के उत्साह को बढ़ाने में आप लोग जो योगदान दे रहे हैं, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को, जो हमारे माननीय विधायकगण बैठे हुए हैं इन सबको, क्योंकि ये लोग भी लगातार इस बात की मांग करते रहे हैं कि एक पारदर्शी व्यवस्था लागू होनी चाहिए जिससे किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव न हो। सरकार ने भेदभाव रहित व्यवस्था दी है, पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था दी है। तो उस व्यवस्था में हम लोगों को अब दायित्व बनता है कि हम भी बच्चों को पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए उनको अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए पढ़ाएंगे, ये मुझे विश्वास है। मैं ज्योति जी आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जो लिंक आज आपने उद्घाटन किया है वो 1 घंटे बाद एक्टिवेट हो जाएगा, सब लोग अपने डाउनलोड कर पाएंगे अपने नियुक्ति पर। इसके साथ साथ सर ये भी अवगत कराना चाहते हैं कि प्रथम बार
हम लोग इंडक्शन ट्रेनिंग करने वाले हैं। 1 महीने की लगभग ऑनलाइन इंडक्शन ट्रेनिंग करेंगे। जितने भी नव चयनित अध्यापकगण आए हैं उनको सब चीज़ ऑनलाइन पठन पाठन और कैसे एक आदर्श शिक्षक बनना है और क्या चीज़ करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स, सबका हम लोग करेंगे। सर अब आपसे अनुरोध है कि हम इस शासन में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माध्यमिक शिक्षा की राज्य मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, विभाग की अपर मुख्य सचिव तथा अन्य सभी अधिकारीगण, जनपदों से जुड़े हुए हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण और सफलतापूर्वक आज शिक्षक के रूप में, सहायक अध्यापक के रूप में चयनित हो रहे सभी प्रदेश के हमारे युवा साथी, मैं आप सबको सबसे पहले शारदीय नवरात्रि के इस अवसर पर इस सफलता के लिए हृदय से बधाई देता हूं। शारदीय नवरात्रि की और विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं भी आप सबको और आपके परिवारजनों को देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि अभी मुझे 7 अपने सफलतम जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक अध्यापक परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करते हुए आज उन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, उनसे मुझे बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ लखनऊ में मैंने 5 जो यहाँ पर सहायक अध्यापक चयनित हुए हैं उनको स्वयं नियुक्ति पत्र भी दिया है। और जो ऊर्जा उनके पास है, जो उत्साह है, ये ऊर्जा, ये सकारात्मक ऊर्जा और ये सकारात्मक उत्साह ही वास्तव में समाज की सही ताकत है। ये ताकत ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, निरंतर आगे बढ़ाएगी। आपने पिछले 3-3.5 वर्षों में कुछ चेंज देखे होंगे। हमने पिछले 3.5 वर्षों में 3 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है और एक भी नौकरी में कहीं कोई आरोप नहीं लगा सकता। किसी भी विभाग की किसी भी नियुक्ति की प्रक्रिया में जो 2017 अप्रैल 2017 के बाद से प्रारंभ हुई है उसमें कहीं कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है कि हम प्रदेश के अपने युवाओं को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शुचिता और पूरी पारदर्शी तरीके के साथ उनके चयन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ सकें और उन्हें यथायोग्य सेवा का अवसर शासन की व्यवस्था में, विभागों में दे सकें। 3 लाख से अधिक नियुक्तियां अब तक हम कर चुके हैं और पिछले 6 महीनों के दौरान, कोरोना कालखंड के दौरान इसमें सुस्ती आई थी, लेकिन पिछले 1 महीने से प्रक्रिया फिर हमने तेज की है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा बेसिक शिक्षा परिषद के 31,227 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र इसी प्रकार से हमारे माननीय सांसद, विधायक और मंत्रियों ने वितरित किए। और आज मैं माध्यमिक शिक्षा के माननीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को, श्रीमती गुलाब देवी जी को, विभाग की अपर मुख्य सचिव और विभाग के अन्य सभी अधिकारियों को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज 3,317 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर के माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न विद्यालयों में जो रिक्तियां थी उनको भरपाई करने और पठन पाठन का एक बेहतर माहौल मिल सके, इसके लिए उन्होंने इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। तकनीक हमारे जीवन में कितना परिवर्तन ला सकती है, हमने यद्यपि अपने सामान्य जीवन में इसको महसूस किया होगा, लेकिन कोरोना कालखंड के दौरान बहुत नजदीक से हम लोगों ने इसकी ताकत को जाना है, पहचाना है।
खासतौर पर इस दौरान जिस तेजी के साथ कार्य हुआ है, चाहे वह योजनाओं का लाभ गरीबों तक देने का हो, कोई सोचा अगर 2 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान का लाभ देना होगा तो एक तो इस समय खर्च करना पड़ा, इतने मैन पावर कहां से हम लोग लेके आते। दूसरा, पैसा जब आप मैनुअली देंगे तो उसमें बीच में कुछ ना कुछ मीडिएटर तो घुस ही जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोला। जनधन अकाउंट का लाभ क्या मिला कि एक बटन दबाया, 2 करोड़ लोगों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पहुंच गया। हमने 87 लाख गरीबों के खाते में, वृद्धजन, निराश्रित महिलाएं, दिव्यांगजन, इनके अकाउंट में इनकी पेंशन की एडवांस राशि और कोविड के दौरान भरण पोषण की अतिरिक्त राशि देने की एक प्रक्रिया प्रारंभ की। एक क्लिक में सभी 87 लाख लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंच गया। ऐसे ही अन्य कार्यों के लिए भी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और माध्यमिक शिक्षा ने, बेसिक शिक्षा ने, तकनीकी शिक्षा ने, प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा ने इस तकनीक का उपयोग करते हुए ऑनलाइन शिक्षण का कार्यक्रम भी इस दौरान तेजी के साथ आगे बढ़ाया। इसका परिणाम था कि 7 महीने से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन शिक्षा के साथ जुड़ करके अपने पाठ्यक्रम को दोहराते हुए दिखाई देते हैं। इस दौरान मैंने अलग अलग तबके के लोगों से बातचीत किया। मैं जब भी किसी बच्चे से बात करता था, किसी युवा से बात करता था, तो मुझे तत्काल वहां से बात आती थी कि साहब अब हमारा ऑनलाइन क्लास की समय हो गया, अब इस समय नहीं, हम बाद में बात करेंगे। मुझे अच्छा लगता था क्योंकि मैं तो जानबूझ के फोन उसी समय करता था कि ये लोग वास्तव में क्लास अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगता था कि वह अपनी ऑनलाइन क्लास के लिए छोटे बच्चे हों या फिर यूजी पीजी वाले छात्र हों, सभी ने इसमें रुचि ली और बेहतर तरीके से विभाग के इस अभियान को आगे बढ़ाने में मदद मिली। और अब हम लोगों ने इस तकनीक का उपयोग चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने, उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान करने और नियुक्ति पत्र के साथ साथ उन्हें कौन से विद्यालय का चयन होना है, अब इसमें पिक एंड चूज नहीं होगा। इसमें मेरिट के आधार पर उन्हें वे विद्यालय उपलब्ध होंगे जिसका वह हकदार बनता था। वे विद्यालय ईमानदारी से उसे प्राप्त हो जाएंगे। और आज 3,317 से अधिक सहायक शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया उसी पारदर्शी प्रक्रिया का हिस्सा है। आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नाम बहुत सुना होगा। 2014-15 में तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नाम कुछ अन्य कारणों से जाना जाता था, लेकिन आज पिछले 3 वर्ष के दौरान निरंतर सुधार करते 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 आज आप देख सकते हैं कि हर छात्र एक विश्वास के साथ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं पर विश्वास कर रहा है। हमारे माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग की परीक्षाओं पर विश्वास कर रहा है। उच्चतर शिक्षा चयन आयोग या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की या बेसिक शिक्षा या पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया के साथ पूरा विश्वास कर रहा है। कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुझे 2017 के पहले कई बार सड़क से जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो मैं अक्सर देखता था सुबह के समय या शाम के समय सड़कों पर बड़ी संख्या में नौजवान दौड़ते थे और प्रैक्टिस करते थे। मैं अक्सर गाड़ी रोक करके उनसे पूछता था कि भाई क्यों दौड़े हो? कहते साहब कभी पुलिस की भर्ती निकलेगी, हम भी भर्ती होंगे। लेकिन जब भर्ती नहीं होती थी तो मैंने उन नौजवानों में निराशा भी देखी थी। और कल फिर मुझे वहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं देख रहा था वे युवा कितने उत्साह से भरपूर थे। हर एक के मुंह पे एक बात थी कि साहब अब हमारे यहां भी हर एक युवा पुलिस की भर्ती हो, शिक्षकों की भर्ती हो या किसी भी शासकीय भर्ती हो, उसकी योग्यता के अनुसार उसे स्थान प्राप्त हो रहा है। इसमें कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं हो रहा है और बड़ी संख्या में लोगों का चयन हो रहा है। 3 लाख की भर्ती जो पहले चरण में हमारी संपन्न हो चुकी है, इस सफलतापूर्वक शासन के विभिन्न विभागों में अपना योगदान दे रहे हैं।
और इधर हम लोगों ने फिर से जो प्रारंभ किया है 31,227 बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के चयन के बाद आज 3,317 सहायक अध्यापक माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए विद्यालयों के लिए चयन की प्रक्रिया पूरी सफलतापूर्वक आज यहां पर ये नियुक्ति पत्र हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा, माननीय मंत्रियों के द्वारा, माननीय सांसद, माननीय विधायकों के द्वारा अपने अपने जनपदों में उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले सभी चयनित जितने भी अभ्यर्थी हैं इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, बहुत बड़ा गुरुतर दायित्व आपके ऊपर आ रहा है। देखिए, शिक्षक, हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि एक शिक्षक वह शासन का कर्मचारी नहीं हो सकता, वह शासन का एक या समाज का नौकर नहीं हो सकता, वो समाज का मार्गदर्शक है। लेकिन मार्गदर्शक बोलने से नहीं काम चलेगा, इसके अनुरूप हमें स्वयं अपने आचरण से, अपने कृतित्व से उस प्रकार का व्यक्तित्व हमें स्वयं बनाना पड़ेगा और उस व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया के साथ आप सभी चयनित शिक्षकों को जुड़ना पड़ेगा। देखिए, कोई संस्थान नाम तब कर सकता, मुझे याद है बेसिक शिक्षा परिषद की घटना है, हमारे एक जनपद में मैं ऐसे ही समीक्षा बैठक के लिए निकला था। मुझे एक जिलाधिकारी ने शिकायत की कि साहब हमारे यहाँ एक विद्यालय है और इस साल, पिछले साल वहाँ 35 बच्चे रह गए थे, अगले साल इस मुझे लगता है नए सत्र में उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जो बच्चे कम जहाँ हो चुके हैं वहाँ पर उन्हें बंद करते हुए इन शिक्षकों को दूसरे विद्यालयों में अटैच कर लेंगे तो हमें शिक्षकों की कमी हमारी पूरी हो जाएगी। तो मैंने कहा आखिर बच्चे कम क्यों होते गए? तो उन्होंने कहा साहब पढ़ने पे रुचि नहीं लेना चाहते हैं बच्चे। मैंने कहा भी बच्चे रुचि नहीं लेना चाहते हैं या वहां पे शिक्षक समय पे नहीं पहुंचते हैं और प्रशासन रुचि नहीं ले रहा है? मैंने कहा वहां जाइए, देखिए पहले क्या मामला है और मुझे पूरी जानकारी देंगे, इस बात की जानकारी देंगे विद्यालय में साफ सफाई कैसी है। ऐसा तो नहीं कि विद्यालय में बड़े बड़े पेड़ उगे होंगे, अंदर घास जमी होगी, गंदगी होगी, बालक बालिकाओं के लिए शौचालय नहीं होंगे, पेयजल की व्यवस्था नहीं होगी, शिक्षक समय पे आते नहीं होंगे, कभी भी कोई शिक्षा विभाग का अधिकारी, कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां जाकर के उस विद्यालय को ठीक करने की दिशा में चिंता कर सके, इसके बारे में कोई चिंता किसी ने नहीं की होगी। और फिर हम दोष बच्चों को दे रहे हैं और जो आशंका मेरी थी वही सच साबित हुई, वही आशंका सच साबित हुई। विद्यालय में, भवन में बड़े बड़े पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ जमे हुए थे, गंदगी थी, टॉयलेट नहीं थे, अव्यवस्थाएं थी। फिर मैंने दूरभाष से ही वहां पर इस बारे में कहा, मैंने कहा देखिए जो वहां के प्रधानाचार्य हैं उनसे इस बारे में अनुरोध करिए, प्रशासन उनका सहयोग करे, विद्यालय के जितने पेड़ जमे हुए ये स्वयं अपने हाथों से निकाल सकेंगे तो अच्छा होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार प्रयास करना पड़ेगा, अभिभावकों के साथ एक बार बैठक करके उनके सामने पुताई करनी पड़ेगी, देखेंगे लोगों की कितनी संवेदनाएं उमड़ती हैं। और मुझे लगता है कि 1 वर्ष के अंदर ही उस विद्यालय और उस प्रधानाचार्य का चयन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए हुआ, राष्ट्रपति जी ने उन्हें पुरस्कृत किया। ये इसी प्रदेश का विद्यालय है और मुझे लगता है कि इस समय मेरे संज्ञान में आया है, कोविड-19 के पहले जो मैं विद्यालय की रैंकिंग देख रहा था, बच्चों की उपस्थिति देख रहा था, उसी विद्यालय में 350 बच्चे हैं। यानी एक शिक्षक चाहे तो समाज की व्यवस्था को व्यापक परिवर्तन ला करके उसको कर सकता है। आज ऑपरेशन कायाकल्प के अंदर हमारे माननीय सांसद, विधायकों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बेसिक शिक्षा परिषद के 90,000 से अधिक विद्यालयों को न केवल साफ सफाई की व्यवस्था के साथ एक मानक उसके सामने तय किया है, बल्कि वहां पे अच्छी फ्लोरिंग हो चुकी है, वहां पे
आधुनिक शिक्षा देने के साथ साथ स्मार्ट क्लासेस के साथ उसको जोड़ने की व्यवस्था, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था। अगले 100 दिन का टारगेट हमने उनको दिया है कि अगले 100 दिन तक हर एक विद्यालय में पाइप पेयजल की स्कीम पहुंच जानी चाहिए, और सभी लोग मेहनत करके इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है माध्यमिक शिक्षा में भी यह कार्य हो सकता है, और माध्यमिक शिक्षा ने करके दिखाया है। हमें याद है 2017 में, इससे पहले नकल के अड्डे बन चुके थे बहुत सारे विद्यालय। अन्याय होता था उन छात्रों के साथ जो साल भर मेहनत करता था, बाद में मेरिट में उसकी कम आ जाती थी और नकल करने वाला मेरिट में आगे बढ़ जाता था। लेकिन पिछले 3 वर्ष के अंदर जो व्यापक परिवर्तन हुए, एक नकल मुक्त परीक्षा, नकल विहीन परीक्षा जिस रूप में हुई है, ये देश के लिए मानक बना। इतना बड़ा 55-56 लाख बच्चे जिस माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में बैठते हो, वहां पे नकल विहीन परीक्षा हो सके, पूरी पारदर्शी तरीके के साथ संपन्न हुई। एक भी बच्चे को जेल नहीं भेजना पड़ा। हां, नकल माफिया कुछ जेल जरूर गए। इसी प्रकार से परीक्षा पहले 3 महीनों तक चलती थी। 3 महीने परीक्षा, 3 महीने उनके रिजल्ट आने में लगते थे, 3 महीने फिर प्रवेश करने में लगते थे, और 3 महीने जो बचते थे उस पर्व और त्योहार में निकल जाते थे, तो पढ़ाई कभी होती भी नहीं थी। तो फिर निकल के अलावा बाकी बचता क्या था। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माध्यमिक शिक्षा परिषद को, इन्होंने 3 महीने की परीक्षा को 12 से 15 दिन में समेट करके, सबसे बड़ा राज्य बोर्ड है और सबसे पहले परीक्षा और सबसे पहले रिजल्ट भी कोविड, मुझे याद है जब कोरोना के लिए 15 मार्च को हम लोगों ने सभी विद्यालय बंद कर रहे थे, उस समय तक माध्यमिक शिक्षा परिषद की सभी परीक्षाएं संपन्न हो चुकी थी। सभी परीक्षाएं संपन्न हो गई थी। अगर माध्यमिक शिक्षा परिषद की तर्ज पर अन्य संस्थानों ने भी योगदान दिया होता तो कोविड के पहले हमारी सभी प्रकार की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी होती। लेकिन प्रयास हुआ तो परिणाम सामने आया, और परिणाम सामने है तो आज के दिन पर हमारे पास यह समस्या नहीं कि हमें हाई स्कूल की या इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को संपन्न करना है। हमारे सामने था कि भाई जो हाई स्कूल पास किया उस 11वीं में प्रवेश लेगा ही लेगा, तो उसके लिए ऑनलाइन क्लास को प्रारंभ करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। जिसने 8वीं पास किया वो 9वीं में प्रवेश लेगा ही लेगा, ऑनलाइन क्लासेस उनकी प्रारंभ हो चुकी। जो 9वीं में था वो 10वीं में चला गया, उसकी परीक्षाएं संपन्न होने के साथ ही उसका कार्ड उसे प्राप्त हो गया। उसका हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास विभाग ने लेना प्रारंभ कर दिया, हर विद्यालय में प्रारंभ हो गया, और व्यवस्थित तरीके से वैश्विक महामारी का मुकाबला करते हुए भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। यानी जहां चाह वहां राह, विभाग ने प्रयास किया, परिवर्तन हुआ, एक चेंज दिखा है, और मुझे लगता है ये चेंज आप में से हर एक शिक्षक करने की क्षमता रखता है। देखिए, शुरुआत एक से होती है। ये बोलना कि सारे लोग कार्य नहीं कर रहे हैं, देखिए दूसरों पर दोषारोपण करने की आदत हमें बंद करनी होगी। ये शुरुआत एक व्यक्ति को करनी होगी, और स्वयं से, स्वयं के परिवार से, स्वयं की क्लास से, और फिर स्वयं के विद्यालय से। और ये शुरुआत अगर आप करेंगे हर एक स्तर पर, देखिए अपने सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ व्यापक अवसर होते हैं आपके पास, जिसमें बच्चों की रुचि को जागृत करते हुए आप एक योग्य शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं और यादगार पारी खेल सकते हैं शिक्षक के रूप में, जो बच्चों के भविष्य के लिए बहुत मददगार हो सकता है। आज आपकी योग्यता पे कोई प्रश्न नहीं खड़ा करता। कम से कम 3317 जो शिक्षक आज चयन हुए हैं, ये उत्तर प्रदेश जो हमारा लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा चयन की जो प्रक्रिया प्रारंभ की गई, उस प्रक्रिया के दौर से गुजर करके आपने अपनी योग्यता और अपनी क्षमता को यहां पे प्रदर्शित किया है। इसलिए जब आपकी योग्यता और क्षमता पे कोई प्रश्न खड़ा नहीं हो सकता, तो आपको अब अपनी पूरी ऊर्जा और पूरी क्षमता का उपयोग अपने
विद्यालय के कायाकल्प के लिए करना चाहिए। आप जिस विषय के हैं उस विषय में पारंगत होना आपका दायित्व। उस विषय में नित्य नए क्या परिवर्तन हो रहे हैं। देखिए, ज्ञान असीमित है और नित्य नए परिवर्तन के लिए हमें तैयार होना होगा। हम लकीर के फकीर नहीं हो सकते। इसलिए पहले अपने पाठ्यक्रम को, अपने विषय की पूरी समझ होना, उसकी सहजता और सरलता को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर निरंतर कार्य करना। इसके बाद तकनीक के साथ उसको जोड़ करके हम व्यापक परिवर्तन के वाहक कैसे बन सकते हैं, यह आपको करना होगा। और मुझे लगता है जब आप करेंगे तो एक सफल और योग्य शिक्षक के रूप में आपकी पहचान होगी, लोग आपको सम्मान देंगे और लंबे समय तक जो छात्र छात्रा आपसे पढ़ेंगे वे जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में वे लोग हमेशा आपको याद करेंगे, स्मरण करेंगे और जब भी कभी आप उनसे मिलेंगे तो वे सचमुच आपके सामने किसी भी पद पे जाएंगे, आपके सामने नतमस्तक होंगे। एक बड़ा दायित्व आज आपके ऊपर मिल रहा है और इसलिए मैं इस अवसर पर नियुक्ति पत्र के साथ साथ आपको हम सब अपने कर्तव्य बोध के साथ भी जुड़े। देश के स्टेट जो बोर्ड हैं उनमें से माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा बोर्ड है। इस बोर्ड के साथ जुड़ रहे हैं आप। इसके माध्यम से बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। हम कोविड-19 की चुनौती का सामना करते हुए कैसे हम एक सफलता पूर्वक अब अनलॉक के छठे चरण की तैयारी में अधिक से अधिक बच्चों के साथ जुड़ करके, अभिभावकों के साथ जुड़ करके अब सामान्य प्रक्रिया को कैसे चला सकते हैं, इसके बारे में भी हमें कार्य करना होगा। और खासतौर पर जो प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में जो बात कही कि जब तक कोई वैक्सीन और दवा नहीं आ जाती, बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। और बचाव ही सर्वोत्तम उपाय में मुझे लगता है कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन करते हुए अगर हम अपने पठन पाठन की प्रक्रिया को अब आगे बढ़ा सकें तो मुझे लगता है कि शिक्षा के लिए भी, बच्चों के लिए भी, शिक्षक के लिए भी और शिक्षा जगत के लिए भी अब ये सबसे सुनहरा अवसर होगा। मैं एक बार फिर से जो आज हमारे 3,300 से अधिक नए शिक्षक माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुए हैं, इन सबको हृदय से बधाई देता हूं। हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा इन्हें अपने अपने जनपदों में कुछ नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे, बाकी अन्य को ऑनलाइन वे अपना नियुक्ति पत्र ले सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि आप अपनी योग्यता और क्षमता का उपयोग माध्यमिक शिक्षा के कायाकल्प में करेंगे। आप सबको मैं इस अवसर पर एक बार फिर से बधाई देता हूं। आपको शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। अपने जितने भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण आए हैं, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, हमारे वहाँ पर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारीगण हैं, इन सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस शारदीय नवरात्रि की व्यस्तता के कार्यक्रम के बावजूद इस अभियान के साथ जुड़े हैं और इस अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आप सबको हृदय से बधाई, शुभकामनाएं। माध्यमिक शिक्षा परिषद और यहाँ पे अपने उप मुख्यमंत्री और विभाग के मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, राज्य मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी को और विभाग के अपर मुख्य सचिव समेत सभी अधिकारियों को भी इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालन करने और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।